शुरू में प्रारंभ में जब मोटर स्टार्ट होती है 3 फेज की, उसमें उस समय स्लिप कितनी होती है? 100% स्लिप होती है। और अपने कहा था कल कि जो टॉर्क यूज में लेते हैं वो कौन सा टॉर्क यूज में आता है? धीरे धीरे स्लिप का मान घटता जाता है, जैसे जैसे मोटर स्टार्ट होती रहेगी तो स्लिप का मान घटता रहेगा। अंत के अंदर स्लिप कितनी रह जाएगी? 2% से 5%। और टॉर्क भी इतना सही रह जाता है, बहुत ही कम टॉर्क रह जाता है। तो टॉर्क और स्लिप के मध्य संबंध जरूर पूछा जा सकता है। दोनों के मध्य क्या संबंध है? समानुपाती का। ध्यान रख लेना। तो आप लिख सकते हो टॉर्क समानुपाती स्लिप। एक तो आप ये लिखो, टॉर्क समानुपाती स्लिप। ठीक है, टॉर्क जो है 3 फेज मोटर का वो वोल्टेज के साथ भी संबंध रखता है। ठीक है, और वोल्टेज के क्या समानुपाती होता है? स्क्वायर के। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लेना, ये तो टॉर्क और स्लिप के मध्य संबंध है। नेक्स्ट लिख लेना टॉर्क व वोल्टेज के मध्य संबंध। टॉर्क व वोल्टेज के मध्य संबंध, T समानुपाती वोल्टेज की स्क्वायर। ये भी पता होना चाहिए आपको। यानी वोल्टेज आप दुगनी कर दोगे ना स्टार्टिंग के टाइम पर तो टॉर्क 4 गुना मिलता है। वोल्टेज 3 गुना कर दोगे तो टॉर्क 9 गुना मिलेगा। तो वोल्टेज की स्क्वायर के समानुपाती होता है 3 फेज मोटर का टॉर्क। दो संबंध ये कल रह गए थे आप अपने, ये दोनों आज लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे अपनी दूसरी मोटर स्लिप रिंग मोटर। दो ही मोटर मैंने कहा था यूज में आती है अपने, दो नंबर मोटर लिख लेना आप, स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर, ठीक है, वलयाकार मोटर बोलते हैं। ठीक है, वलय स्लिप रिंग इनको हिंदी बोलते हैं सर्पिल वलय, सर्पिल वलय मोटर, ये इसका हिंदी में नाम होता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो सर्पिल वलय मोटर, इस प्रकार सर्पिल वलय मोटर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बात मेरी। स्लिप रिंग क्या होती है सबसे पहले वो सीख लो आप। स्लिप रिंग होती क्या है? स्लिप रिंग कुछ ही नहीं है। स्लिप रिंग क्या है? गोल एक छल्ला होता है, ठीक है, जो कि याद रखोगे फास्फोरस ब्रोंज से बना होता है। स्लिप रिंग एक गोल छल्ला होता है, ठीक है, जिस पर कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। कार्बन ब्रश लगाएंगे और जहां से अपने सप्लाई बाहर ले सकते हैं। बताता हूँ स्लिप रिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है। लेकिन स्लिप रिंग के बारे में एक बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आता है, स्लिप रिंग किस धातु की बनाई जाती है? तो फास्फोरस ब्रोंज आप याद रखोगे। ठीक है, स्लिप रिंग मोटर में क्या होता है ध्यान से सुनो। वही कुछ होगा जो स्क्विरल केज मोटर में। एक तो क्या होता है स्टेटर। स्टेटर में स्क्विरल केज मोटर में क्या होती थी? 3 फेज की वाइंडिंग, 3 फेज की वाइंडिंग होती थी। और नितेश कुमार तो कल आया नहीं था, तुम बताओ मनीष कुमार, दो वाइंडिंग के बीच में कितना डिग्री कोण होता है? 120 डिग्री। याद रखना आपको 3 फेज की जो 3 वाइंडिंग होती है स्टेटर के अंदर, उनमें प्रत्येक दो के बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। 120 डिग्री का अंतर ये मतलब बनता है कि जैसे एक नंबर वाइंडिंग अगर एक खांचे में करी है ना, तो दूसरे नंबर वाइंडिंग का जो पहला सिरा होगा वो 3 या 4 खांचे छोड़कर होगा। तो दोनों बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा? 120 डिग्री का। तो ये होता है स्टेटर के अंदर। रोटर में क्या होता है स्लिप रिंग मोटर के? स्क्विरल केज मोटर में तो क्या था कि रोटर इसका शॉर्ट सर्किट था, कोई वाइंडिंग नहीं थी। कल अपने पढ़ा था ना सिंगल केज डबल केज, उस दोनों में कहीं भी कोई वाइंडिंग नहीं थी ना वाइंडिंग। लेकिन स्लिप रिंग मोटर में क्या होता है, इसके रोटर में भी क्या होती है? वाइंडिंग होती है। बस यही मेन अंतर आता है स्क्विरल केज और स्लिप रिंग मोटर में। और वाइंडिंग भी कितनी होगी इसके अंदर? 3 वाइंडिंग होती है। जैसे स्टेटर में करते हैं ना, वैसे का वैसा रोटर बनाते हैं और रोटर में 3 वाइंडिंग करते हैं। तीनों के बीच में कोण 120 डिग्री का। यहां भी कोण जो होगा वो कितने डिग्री का रखेंगे? 120 डिग्री का। ठीक है, अब 3 वाइंडिंग है, सिरे कितने मिलेंगे बाहर? 6 सिरे मिलेंगे।
तो 6 सिरे बाहर आ जाएंगे ऐसे, 3 और 3 6 सिरे। अब इन 6 सिरों को स्टार क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? स्टार क्रम में ना। स्टार क्रम आप बता देता हूँ, जैसे एक वाइंडिंग ये है, ये दूसरी वाइंडिंग है, ये तीसरी वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग के 2 सिरे आ गए ना, तो इनका प्रत्येक वाइंडिंग का एक एक सिरा तो शॉर्ट कर लेते हैं, बाकी जो एक एक सिरा बच गया उसको बाहर लाकर उसके साथ में क्या लगा देते हैं? स्लिप रिंग लगा देते हैं। इसका मोटर का नाम स्लिप रिंग मोटर इसलिए पड़ा क्योंकि इसके रोटर के अंदर 3 वाइंडिंग करी जाती है और 3 वाइंडिंग से 3 स्लिप रिंग जोड़ी जाती है। क्योंकि इस मोटर में स्लिप रिंग का उपयोग हो रहा है, इसलिए इस मोटर का नाम क्या दिया गया? स्लिप रिंग मोटर। इसके रोटर में किसका उपयोग हो रहा है? स्लिप रिंग। स्क्विरल केज मोटर में क्या था? रोटर उसका गिलहरी पिंजरा जैसा था, इसलिए उस मोटर का नाम क्या दिया गया? स्क्विरल केज। रोटर के संरचना के आधार पर मोटर का नाम रखा गया है दोनों मोटर के अंदर। ठीक है। फिर यहां से कार्बन ब्रश लगाकर और यहां से 3 तारे हैं वो बाहर ले आते हैं अपने। ये सीधी तार बाहर क्यों नहीं ला सकते थे? क्योंकि रोटर घूमेगा तो ये जो आगे आप इसको प्रतिरोध से जोड़ोगे, ठीक है ना। ये दो तीनों तारे हैं, किससे जोड़ोगे आप? प्रतिरोध से। तो रोटर घूमता तो प्रतिरोध का जो तार है वो भी घूमने लग जाती, तो प्रतिरोध टूट सकता था हमारा। इसलिए उस चीज से बचाने के लिए बीच में किसका यूज हुआ? स्लिप रिंग का। क्योंकि वायर घूमेगी तो स्लिप रिंग घूमती रहेगी, उसके साथ ब्रश लगा ये नहीं घूमेगा। और ब्रश से हमने क्या जोड़ दिए? प्रतिरोध। ब्रश से हमने क्या जोड़ दिए? प्रतिरोध। अब इतना सारा जुगाड़ हमने क्यों किया है? भी एक तो इसका रोटर अपने वाइंडिंग बढ़ा लिया, फिर हमने स्लिप रिंग तो लगानी पड़ी क्योंकि वाइंडिंग से क्या जोड़ना था? प्रतिरोध। तो इसके लिए अपने को स्लिप रिंग बीच में यूज में लेनी पड़ी। इतना सारा सिस्टम अपने क्यों किया? क्यों किया बता सकते हो मनीष कुमार? इतना सारा सिस्टम हमने क्यों किया कि बाहर उसको प्रतिरोध से भी जोड़ा है? गौरव कुमार बता सकते हो? किसके लिए? वेरी गुड, शाबाश। टॉर्क बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने कल ही कहा था आपको कि 3 फेज मोटर में जो महत्व जो चीज रख दी है वो टॉर्क ही रखता है। स्क्विरल केज मोटर में टॉर्क ठीक था लेकिन उतना नहीं था जितना अपने को रिक्वायरमेंट है। तो टॉर्क और बढ़ाने के लिए आपको पता है रोटर में क्या होना चाहिए? प्रतिरोध होना चाहिए। तो रोटर में प्रतिरोध अपने एक्स्ट्रा से और जोड़ दिया। और यहाँ पे एक मतलब चल भुजा होती है, ठीक है। शुरू में तो प्रतिरोध बहुत सारा जुड़ा रहता है और जैसे जैसे मोटर स्टार्ट होने लग जाती है, स्टार्ट हो गई, पूरी लोड को उठा लिया, उसके बाद एक हैंडल होता है, उसके द्वारा इस प्रतिरोध को परिपथ से बाहर कर देते हैं अपने। क्योंकि हमें स्टार्टिंग का टॉर्क चाहिए, रनिंग टॉर्क नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए किस मोटर का यूज में लिया गया? स्लिप रिंग मोटर। आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों मोटर में से किसका मोटर का टॉर्क ज्यादा है तो क्या बताओगे? स्लिप रिंग। क्यों टॉर्क इसका ज्यादा है? क्योंकि इसके रोटर के अंदर क्या जोड़े गए हैं? प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। और अपने को पता है कि रोटर में अगर प्रतिरोध और जोड़ते जाएंगे तो जो टॉर्क होगा वो भी बढ़ता जाएगा। कल बताया था टॉर्क समानुपाती रोटर का प्रतिरोध। तो इस मोटर में टॉर्क बढ़ाने के लिए हमने इतना सारा सिस्टम किया है। टॉर्क बढ़ाना था इसलिए पहले रोटर को वाइंडिंग बढ़ाई, रोटर के अंदर वाइंडिंग की। वाइंडिंग करने के बाद में उस वाइंडिंग को प्रतिरोध से जोड़ना है, तो उसके लिए हमें 3 स्लिप रिंग यूज में लेनी पड़ी, ठीक है। क्योंकि प्रतिरोध तो घूमेगा नहीं, ये तो रोटर तो घूमेगा, ये वाइंडिंग तो घूमेगी, तो घूमने वाले पार्ट के साथ स्लिप रिंग लगा दी और यहां से कार्बन ब्रश लगाकर अपने प्रतिरोध लगा दी। ये होता है स्लिप रिंग मोटर की कंस्ट्रक्शन। सिद्धांत वही है, सेम का सेम ही, कोई सिद्धांत में चेंज नहीं है। स्टेटर में सप्लाई दोगे, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, उसको रोटर काटेगा, रोटर में भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में विरोध करने वाले होंगे या सहयोग करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने जो सप्लाई दी है स्टेटर के अंदर वो कैसे फेज दी है, RYV दिया है या RBY दिया है, उसके अनुसार से रोटर घूमने लग जाता है। सिद्धांत तो वही है, लेकिन प्रतिरोध इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमें टॉर्क बढ़ाना था, बस। ये लिखो आप स्लिप रिंग मोटर में, लिखो ऐसा लिखो, नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखो, स्क्विरल केज मोटर का टॉर्क कम होने के कारण, स्क्विरल केज मोटर का टॉर्क कम होने के कारण स्लिप रिंग मोटर का उपयोग किया जाता है। कम होने के कारण स्लिप रिंग मोटर का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, पहला तो कारण ही पता होना चाहिए हम स्लिप रिंग मोटर क्यों यूज में लेते हैं। ये बहुत महंगी मोटर है, इसलिए इसका यूज आप इस मोटर को बस प्रैक्टिकल लैब में जरूर देख सकते हो। वैसे इसका जनरली यूज होता नहीं, बहुत मेंटेनेंस रखनी पड़ती है इस मोटर की, प्रतिरोध का भी ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मल स्क्विरल केज मोटर बड़ी बना देते हैं, हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए ना, तो टॉर्क समानुपाती बीएचपी के भी होता है, तो हम मोटर बड़ी बना देते हैं और स्क्विरल केज मोटर का यूज में लेते हैं। इस मोटर को बहुत ही कम यूज में लेते हैं, लेकिन इसके बारे में इसका जो ये स्लिप रिंग होती है सिर्फ ये फास्फोरस की बनती है, फास्फोरस ब्रोंज, और पित्तल की नहीं बनती है? पीतल की भी बनती है, तांबे की भी बनती है, दोनों की बनती है ना। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कभी कंपटीशन में तो क्या बताओगे, फास्फोरस ब्रोंज। तो आप नेक्स्ट लिखिए स्लिप रिंग मोटर में इसका रोटर वाउंड होता है, वाउंड मतलब वाइंडिंग है रोटर के अंदर, इसका रोटर वाउंड होता है। इसका रोटर सिलिकॉन स्टील में बनाते हैं। बिल्कुल क्या करना है इसमें? वही सेम का सेम सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे, क्योंकि हमें एडी करंट और लॉसेस कम करने हैं, ठीक है। और उनमें मतलब खांचे होते हैं, उनमें सेम की सेम स्टेटर की तरह ही दिखाई देता है, ये भी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है रोटर के अंदर भी, ठीक है। प्रैक्टिकल लैब में अगर आप कभी मोटर देखोगे ये, तो उसको खोल कर देखना कभी स्लिप रिंग मोटर को, तो आपको दिख जाएगा स्टेटर की तरह ही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो आप, वाउंड रोटर की वाइंडिंग को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने के लिए 3 स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है, 3 स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए स्लिप रिंग फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। ब्रोंज माने कांसा, और कांसा किससे मिलकर बनता है, तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। तो तांबा टिन और उसके अंदर थोड़ा बहुत फास्फोरस और मिला देते हैं, तो 60% और 40। ये अलग अलग होता है, फिक्स नहीं है ना, अलग अलग प्रकार के परसेंटेज मिला सकते हैं। तो फास्फोरस ब्रोंज से मिलकर बनी होती है क्या, स्लिप रिंग। लिख लिया आपने, स्लिप रिंग फास्फोरस ब्रोंज से मिलकर बनी होती है। आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पर बाह्य प्रतिरोध लगाने का उद्देश्य है, बाह्य प्रतिरोध लगाने का उद्देश्य है मोटर में टॉर्क बढ़ाना है, स्टार्टिंग टॉर्क लिख लेना, मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है। बाह्य प्रतिरोध लगाने का उद्देश्य है मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है, ठीक है। तो पता होना चाहिए हम प्रतिरोध आखिरकार क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें और लिख लो कुछ बातें, इस मोटर का पावर फैक्टर स्क्विरल केज से थोड़ा अधिक होता है, 0.8 से 0.9। हाँ 0.8 से 0.9 तक होता है, अच्छा पावर फैक्टर वाली मोटर है। इस मोटर का पावर फैक्टर स्क्विरल केज मोटर से अच्छा होता है या अधिक होता है, ऐसा लिखो, स्क्विरल केज मोटर से अधिक होता है, ठीक है। दोनों मोटर में से किसका अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस ज्यादा किसका करना पड़ेगा, किसी का रखना पड़ेगा मेंटेनेंस, है ना। थोड़ी कॉस्टली भी है, महंगी भी आती है मोटर ये, तो ये इतना सारा कुछ सिस्टम थोड़ा याद रखना है। बस स्लिप रिंग मोटर में कोई प्रश्न बनेगा तो इसी में हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बिंदु आता है अपने इस लेसन के अंदर 3 फेज मोटर के स्टार्टर। तो आगे हेडिंग लगाओ आप, दो ही मोटर अपने मुख्यतः दोनों मोटर पढ़ ली है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ 3 फेज मोटर के स्टार्टर, स्टार्टर्स ऑफ 3 फेज मोटर। उसमें पहली हेडिंग लगा लो स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है, ये पहली हेडिंग रहेगी आपकी, स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, स्टार्टर की आवश्यकता
देखो ध्यान से समझना, ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना कि स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है, थ्री फेज मोटर में अलग है, आगे हम डीसी मोटर पढ़ेंगे, ठीक है। डीसी मोटर में भी क्या यूज में आते हैं, स्टार्टर, तो वहां कुछ अलग स्टार्टर है, वहां उसको लगाने का कुछ अलग कारण है, यहाँ लगाने का कुछ अलग कारण है। स्टार्टर का नाम तो आप समझ गए, स्टार्टर का मतलब हो गया मोटर को स्टार्ट करने वाली ये कोई युक्ति है, ठीक है। यानी कि थ्री फेज मोटर को आप डायरेक्ट तीन फेज सप्लाई नहीं दे सकते एमसीबी से जोड़कर, उससे पहले क्या लगाना पड़ता है, एक स्टार्टर लगाना पड़ता है। वो स्टार्टर पहली बात हम लगाते क्यों हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा आप कि स्टेटर के अंदर आपने वाइंडिंग करी है ना, तो वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है एक्स वो समानुपाती होता है स्लिप माइनस 1 के, ठीक है। ये फार्मूला निकल कर आता है जब अपने इसको थोड़ा डेरिवेट करते हैं एक फार्मूले को, तो एक्स समानुपाती s माइनस 1 आता है, xl बोल सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि इंडक्टर ही है मोटर, तो चाहे कौन सी मोटर है, स्लिप रिंग है चाहे स्क्विरल केज, दोनों मोटरों में जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस क्या है, क्या होता है रिएक्टेंस, एक प्रकार का प्रतिरोध ही है ना, जो वाइंडिंग के अंदर एक प्रकार का प्रतिरोध होता है वो XL है, ठीक है। वाइंडिंग में दो प्रतिरोध होते हैं, कौन कौन से वाइंडिंग प्रतिरोध होते हैं, एक तो R होता है सीधा R प्रतिरोध, एक वाइंडिंग में होता है रिएक्टेंस, दो प्रतिरोध होते हैं वाइंडिंग के अंदर, और दोनों का टोटल कैसे निकालते हैं अपने, सीधा जोड़ नहीं करते, क्या करते हैं, ऐसे करते हैं अपने, ये निकलता है टोटल जोड़ इनका, इसे अपने क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। भाई कोई वाइंडिंग है, मैं बताता हूँ, जैसे कोई तार है, सीधी तार है, तांबे की बनी है, उसका प्रतिरोध हो गया मान लो 5 ओम, कितना प्रतिरोध हो गया, आपने उसको टर्न का रूप दे दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया उसको, टर्नों का रूप दे दिया, तो एक वाइल बन गई, उसके अंदर 5 ओम तो है ना, जो पहले था वो अब भी है, क्योंकि तार तो वही है, आपने उसको टर्नों का रूप दे दिया, तो जो प्रतिरोध पहले था 5 ओम प्रतिरोध अब भी है, लेकिन क्योंकि आपने उसको टर्नों का रूप दिया है इसलिए वो कॉइल बन गई, और उसमें क्या पैदा हो चुका है, रिएक्टेंस, सप्लाई दोगे तो क्या बढ़ेगा उसके अंदर, रिएक्टेंस, वो कुछ एक्स्ट्रा से प्रतिरोध और देगा, 5 ओम का है वो तो है ही, वो तो क्या है R, और जो आपने उसको टर्नों का रूप दे दिया तो उसमें एक्स्ट्रा से प्रतिरोध और आ गया, उसको अपने क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, क्योंकि वो इंडक्टर बन चुका है इसलिए उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ऐसे ही एक रिएक्टेंस कैपेसिटर के अंदर भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन सब का मात्रा क्या है, ओम ही है, ठीक है ना। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये किसके समानुपाती है, स्लिप माइनस 1 के। ध्यान से समझना, मोटर हो रही है स्टार्ट, मोटर स्टार्ट हो रही है, उस टाइम की बात करते हैं, उस टाइम स्लिप कितना होता है बताओ, मोटर स्टार्ट होती है 100% की, 100% क्या होती है, तो 100/100 कितना आया, तो एक्सएल कितना निकल कर आया, 0 आया कि नहीं है बताओ। स्लिप का मान 1 है शुरू में, 1 में से 1 घटाया 0, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो गया, 0, ये 0 हो गया, मतलब तो जो टोटल इंपीडेंस था वो किसके बराबर आ गया, ओनली फॉर R के बराबर आ गया, यानी टोटल जो प्रतिरोध पहले स्क्वायर करके जोड़ करके निकल रहा था वो केवल R के बराबर आ गया, और R तो तांबे की वाइंडिंग बनी है या एल्यूमिनियम की वाइंडिंग बनी है, उसका R तो वैसे भी कम होता है ना, तांबे का एल्यूमिनियम का कितनी लंबी तार ले लो प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, और वोल्टेज दे रहे हो आप 400-500 के आसपास, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो चुका है स्टार्टिंग के टाइम पर, 0, तो मोटर जलने का खतरा है, और जलने का कौन सा पार्ट खतरा है, स्टेटर। आ रही कुछ बात समझ में, अगर आप 3 फेज मोटर को डायरेक्ट सीधी सप्लाई दे दोगे स्टेटर के अंदर, सप्लाई स्टेटर में देते हैं रोटर में देते हैं, स्टेटर में देते हैं ना, स्टेटर में अगर आप डायरेक्ट उसको सप्लाई दे दोगे तो सप्लाई देने के कारण क्या होगा, शुरू में स्लिप हो जाती है 100%, तो एक्सएल भी निकल कर कितना आया, 0, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस उसके अंदर है नहीं, केवल और केवल क्या विद्यमान है वाइंडिंग में, प्रतिरोध, और प्रतिरोध तो वैसे भी कम होता है, और वोल्टेज दे रहे हो आप पूरी लाइन वोल्टेज, तो उसके कारण क्या होता है, वाइंडिंग में अधिक धारा चलने का खतरा है और वाइंडिंग जल सकती है। उस चीज से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है बीच में, स्टार्टर। पता चल गया स्टार्टर क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप स्टार्टर ना लगाते और डायरेक्ट उसको स्टेटर को सप्लाई दे देते तो मोटर की जो स्टेटर की जो वाइंडिंग थी वो जल सकती थी। क्यों जल सकती थी, पता चल गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस काफी कम था। अच्छा, धीरे धीरे स्लिप का मान तो क्या होगा, घटना
स्टार्ट होगा, स्लिप का मान क्या होगा, घटना। फिर इसकी कुछ वैल्यू निकल कर आ जाएगी, फिर इस एक्सएल की कुछ ना कुछ मान निकल कर आएगा। पहले 0 था, बाद में इसका कुछ मान निकल कर आएगा, बाद में मान निकल कर आएगा तो एक्सएल शामिल हो गया। फिर हमें उस स्टार्टर की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टर की जरूरत क्या होती है, प्रारंभ के समय ही होती है। जब मोटर एक बार स्टार्ट हो जाती है तो 1-2 मिनट के बाद में स्टार्टर की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप स्टार्टर को सर्किट से बाहर भी कर सकते हो, और करते ही अपने हमेशा सर्किट से बाहर ही करते हैं बाद में। तो याद होना चाहिए, स्टार्टर का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि मोटर को वो स्टार्टिंग के टाइम पर ही चलाता है बस, उसके बाद उसको परिपथ से बाहर कर देते हैं, क्योंकि बाद में क्या पैदा हो जाएगा वाइंडिंग में, एक्सेल, वो अपने आप धारा को कम कर देगा, बाद में हमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट आएगा डीसी मोटर के अंदर भी, वहां भी स्टार्टर लगते हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टर लगते हैं। वहां कुछ अलग कारण है कि आर्मेचर में बैक ईएमएफ का मान शुरू में 0 होता है, बाद में बैक ईएमएफ का मान बढ़ने लग जाता है तो फिर धारा घट जाती है। ठीक है, तो लिखो आप, इसमें समझ में आ जाएगा आपके, और लिखोगे तो लिखो, क्योंकि 3 फेज मोटर की स्टेटर वाइंडिंग का रिएक्टेंस, क्योंकि 3 फेज मोटर की स्टेटर वाइंडिंग का रिएक्टेंस स्लिप -1 होता है, स्लिप -1 के समानुपाती होता है, स्लिप -1 के समानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब मोटर प्रारंभ हो रही होती है, उस समय स्लिप का मान लगभग 1 होता है। प्रारंभ हो रही होती है तो उस समय स्लिप का मान लगभग 1 होता है, जिसके कारण 1 होता है, जिसके कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस लगभग 0 हो जाता है, जिसके कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस लगभग 0 हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होने के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होने के कारण कुल इंपीडेंस लगभग प्रतिरोध के बराबर रह जाता है, कुल इंपीडेंस लगभग प्रतिरोध के बराबर रह जाता है, लगभग प्रतिरोध के बराबर रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अर्थात इंपीडेंस बहुत कम होने के कारण, स्टार्टिंग धारा का मान बहुत उच्च होता है, अर्थात इंपीडेंस कम होने के कारण स्टार्टिंग धारा का मान बहुत उच्च होता है, जिससे स्टेटर वाइंडिंग जलने का खतरा है, बहुत उच्च होता है, जिससे स्टेटर वाइंडिंग जलने का खतरा है। जिससे स्टेटर वाइंडिंग जलने का खतरा है। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट लिखो, इस उच्च धारा से बचाने के लिए मोटर को स्टार्टर से चलाया जाता है, मोटर को स्टार्टर से चलाया जाता है। ठीक है, मोटर को स्टार्टर से चलाते हैं। देखो, धारा को अपने कम करना है
धारा को कम करना है तो एक ही उपाय सबसे अच्छा समझ में आता है कि प्रतिरोध लगा दो, है ना। स्टेटर वाइंडिंग में क्या लगा दो, प्रतिरोध लगा दो। या एक काम करो, प्रतिरोध ना लगाना चाहो तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो वोल्टेज दे रहे हो ना उस वोल्टेज को ही कम कर दो। वोल्टेज ही कम कर दोगे तो धारा अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो तरीके हैं आपके पास करंट को कम करने के, क्योंकि करंट तो कम करनी है हमको। करंट कम नहीं करोगे तो स्टेटर वाइंडिंग जल जाएगी। और करंट कम करने का काम कौन करेगा, स्टार्टर करेगा। ठीक है, वो स्टार्टर में करंट कम करने के लिए या तो प्रतिरोध लगाए जाएंगे या वोल्टेज को ही क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ठीक है, तो 3-4 प्रकार के स्टार्टर हैं। हर स्टार्टर के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं। तो पहला एक स्टार्टर लिखिएगा आप, या हेडिंग लगाओ, स्क्विरल केज मोटर के स्टार्टर। दोनों मोटरों के अलग अलग स्टार्टर हैं। तो पहले हम लिखते हैं स्क्विरल केज मोटर के स्टार्टर, गिलहरी पिंजरा मोटर के स्टार्टर। और नंबर 1 लिखिएगा आप DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद इसके पूरे डायग्राम सीखते हैं अपने कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या स्टार्टर है। देखो DOL स्टार्टर होता है, इसमें क्या काम किया जाता है, जो स्क्विरल केज मोटर है ना हमारी, उसको स्टार्ट करने के लिए इस स्टार्टर के अंदर ना तो वोल्टेज कम की जाती है और ना ही क्या लगाए जाते हैं, प्रतिरोध। वोल्टेज भी कम नहीं कर रहे और प्रतिरोध भी कम नहीं कर रहे, सीधा ही मोटर को स्टार्ट करवा रहे हैं। बस स्टार्टर के अंदर कुछ एक सुरक्षा युक्ति लगी है, बाकी इसके अंदर वोल्टेज कम करने का या प्रतिरोध लगाने का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए इस स्टार्टर का नाम क्या दिया गया है, डायरेक्ट ऑनलाइन। लाइन से डायरेक्ट जोड़ देता है, बस कोई इसमें ऐसा सिस्टम नहीं लगा जो वोल्टेज को कम कर दे या प्रतिरोध को जोड़ दे। तो फिर तो हमारी मोटर खराब हो जाएगी ना खराब, क्योंकि स्टार्टर का यूज क्या होता है, उच्च धारा को कम करना। और ये तो बिल्कुल भी कम नहीं करता, 1.1 एम्पियर भी कम नहीं करता, जितनी आ रही है उतनी धारा को दे देता है, यानी उतनी वोल्टेज ही दे देता है। तो इस स्टार्टर का जो यूज है वो छोटी मोटरों के लिए करते हैं, बस ज्यादा बड़ी मोटरों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी मोटरों में तो वैसे ही करंट बहुत कम चलती है। जितनी ज्यादा हाई पावर की मोटर होगी वो उसमें करंट भी उतनी ज्यादा चलेगी। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि केवल 3 HP से 5 HP तक की मोटर के लिए, ठीक है ना, केवल लिखो 3 HP से 5 HP तक की मोटर के लिए, यानी 5 HP तक की मोटर है तो स्क्विरल केज इस DOL स्टार्टर से चला सकते हो आप। स्क्विरल केज की मोटर होनी चाहिए वो, केवल 3 HP से 5 HP तक की मोटर के लिए बस। 5 HP से बड़ी मोटर है फिर DOL से चलाओगे तो मोटर जल सकती है, इसलिए अपने 5 HP तक की मोटर चला सकते हैं। फिर इसका एक डायग्राम है, वो थोड़ा सीख लेना आप, और वो समझ में आ गया तो DOL स्टार्टर की सारी कार्य प्रणाली समझ में आ जाएगी। तो आपको बनाना है ये सभी को, ठीक है, एक बार मैं बना देता हूँ। ये अपने 3 फेज आ गए, एक ICTP स्विच लगा देते हैं। दीनदयाल ICTP स्विच का पूरा नाम पता है क्या? आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। क्या काम करता है ये? सुरक्षा युक्ति है। ICTP जो स्विच होता है वो क्या काम करता है? ये जो डॉट डॉट दिखाए है ना मैंने, इसका मतलब क्या बनता है? पीछे कोई गुरप्रीत आप बताओ, ICTP जो स्विच होता है वो क्या काम करता है? नहीं पता? शुभम, ICTP स्विच क्या काम करता है? फुल फॉर्म सबको पता है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। ICTP स्विच क्या काम करता है? सप्लाई देंगे तो ऑन हो जाएगा। सप्लाई देंगे तो अपने आप ऑन हो जाएगा। जकड़े रखता होगा। सुशील कुमार आप बता दो। सर
खास बात आई सीटीपी स्विच के अंदर, कुछ खास बात है इसके अंदर। ये मतलब एक परिपथ को मतलब 3 जगह से कर सकता है मतलब तीनों हाँ सप्लाई इकट्ठे कर सकते हैं। हाँ, ये इसमें खास बात है कि एक साथ ही तीनों फेजों को जोड़ेगा और एक साथ ही हटाएगा। स्विच को आप दबा दोगे ना, जैसे आप पंखे वाला बटन दबाते हैं तो बल्ब तो नहीं जलता ना, केवल वही काम करता है। इसमें आप इसको जब दबा दोगे या इसको ऑपरेट करोगे, सीधी सी बात है, तो तीनों फेज एक साथ जुड़ेंगे। मैंने ये जो ऐसा दिखाया ना डॉट डॉट, इसका मतलब तीनों फेज एक साथ लगेंगे और जैसे इसको वापस दोबारा ऑपरेट करोगे ऑफ करवाने के लिए, तीनों फेज एक साथ ऑफ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक फेज ऑन हो गया तो दो फेज ऑफ पड़े हैं। इसलिए इसका नाम है आईसीटीपी, मतलब ट्रिपल पोल का मतलब यही है। एक आईसीडीपी आता है डबल पोल वाला, वो दोनों पोलों को एक साथ ऑफ करता है, दोनों पोलों को एक साथ ऑन करता है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आइसोलेटर भी सेम ऐसे करते हैं। हाँ, आइसोलेटर का ही परिवर्तित रूप आइसोलेटर, इसी को आइसोलेटर बोलते हैं हम। आईसीटीपी को आइसोलेटर ही बोलते हैं, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फ्यूज भी लगानी चाहिए, ये फ्यूज आ, ठीक है। और यहाँ पर आ गई थर्मल ओवरलोड रिले, जो कि लगी रहती है हमेशा। यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, एनसी स्विच, और ये रहा हमारा कॉन्टेक्टर। यहाँ क्या लगा देंगे, एनवीसी। एक एनो स्विच भी लगा देते हैं, ठीक है। ये पेज दिया, यहाँ से ये पेज अपने इसमें दे देते हैं। देख लेंगे, अगर सर्किट हमारा गलत हुआ तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सर्किट गलत हुआ तो हमें पता चल जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, वो इस डायग्राम को बना लो, ठीक है। ये एनसी स्विच है, एनसी नॉर्मली क्लोज, एनओ नॉर्मली ओपन। ये थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टेक्टर है, ये एनवीसी है हमारी। तो मैं थोड़ा आप बनाओ, मैं देख रहा हूँ कि इसको मैंने ऑन कर दिया तो क्या कुछ होगा। और ना ये प्लंजर है, ये जो मैंने डॉट डॉट दिखाया ना यहाँ पर, ये प्लंजर है। तो प्लंजर के नीचे एनवीसी बनानी है, ये एनवीसी दूर उधर खिसका दो। ये थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टेक्टर है, तो इसके नीचे बनाना है एकदम। इसको दबाया तो इसने खींच लिया, ऑन हो गया, ठीक है। इसको ऑफ कर दिया तो ठीक है, थर्मल ओवरलोड रिले। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, सही होना। हाँ ठीक है, सही बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिखना है एनओ बराबर नॉर्मली ओपन। एनओ बराबर नॉर्मली ओपन। और ये पुश बटन है, पुश बटन है, ये पुश बटन स्विच है। एनसी लिख लेना, नॉर्मली ओपन। ये भी पुश बटन स्विच है, नॉर्मली क्लोज भी होता नॉर्मली क्लोज, पुश बटन स्विच है। एनवीसी के बारे में लिखना, नो वोल्ट कॉइल। और THOR के बारे में लिखना है आपको, थर्मल ओवरलोड रिले। इतनी सी बातें उतार लो फटाफट। उसके बाद इसको समझते हैं कि डीएल शटर क्या कुछ है। इसमें कोई ना तो प्रतिरोध लगा हुआ दिखाई देगा, ना ही कोई वोल्टेज को कम करने के लिए कुछ और सिस्टम लगा हुआ दिखाई देगा आपको।
और इसको थोड़ा समझना जरूरी है डीओल स्टार्टर को। उसके अलावा कोई और स्टार्टर है ना तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से पर्सन कई बार आ जाता है और इम्पोर्टेंट है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये मेन कॉन्टैक्ट है। बना लिया सबने? अगर नहीं भी बनाए तो आपकी बुक में दिया हुआ वहां से बना लेना, लेकिन समझना जरूरी है, इसको समझो क्या कुछ चाहिए। नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बुक में वहां से देखकर बना लेना, लेकिन एक दो बार इसको बनाना जरूर आप, ठीक है ना, ताकि याद रहे कहां से कौन सा टर्मिनल कहां जाता है। समझ जाओगे तो उसके बाद तो फिर भी इजी रहेगा आपके लिए। देखो ये हमारे पास 3 फेज आ रहे हैं, ठीक है, 3 फेज आ रहे हैं और ये रही हमारी मोटर, इसको 3 फेज देने हैं। तो 3 फेज देने से पहले हमने कोई सिस्टम लगाया, इतना सारा जो सिस्टम लगा हुआ है, इतना सारा, ये सारा का सारा डीओल स्टार्टर है, ठीक है। क्या काम किया गया डीओल स्टार्टर में? देखो क्या कुछ चीजें लगी हुई है, मैं फिर बता रहा हूं, इसके अंदर ना तो प्रतिरोध लगा है, ना कोई वोल्टेज कम करने का कोई और सिस्टम है। ये सीधी लाइन में वोल्टेज देता है उसको, मोटर को, इसलिए छोटी मोटर के लिए उपयोग में लेना है, बड़ी मोटर के लिए उपयोग में नहीं ले सकते, वरना जल जाएगी मोटर। देखो एक फेज से हमने एनसी स्विच को जोड़ा है। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, ये हमेशा क्लोज ही रहता है। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये क्लोज रहता है। जैसे ही आप इसको दबा दोगे, पुश बटन होता है एक प्रकार का, पुश बटन समझते हो, पुश करोगे तो ये अपना मतलब काम करेगा, पुश नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। जब इसको आप दबाओगे तो एनसी स्विच है ये एनओ हो जाएगा, या ये मान लो ये ऑफ हो जाएगा स्विच, ठीक है। वैसे तो क्या है, क्लोज है, क्या नाम है इसका, नॉर्मली क्लोज। लेकिन जैसे ही आप इसको दबाओगे ये ऑफ हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो आगे करंट ही नहीं जाएगी, तुम्हारी जो मोटर ऑफ रहेगी। पर्सन आ सकता है कि नॉर्मली क्लोज पुश बटन को या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्टर को सप्लाई देने पर वह क्या हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्टर है ये हर सर्किट ब्रेकर में, और जबकि ये आप जब के भी काम करोगे ना, आपका कहीं भी इलेक्ट्रिकल कोई कंपनी में काम करोगे, वहां कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है कंट्रोलिंग का, वहां पर एनसी और एनओ स्विच जरूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एनसी स्विच होता है वो नॉर्मली क्लोज रहता है, जैसे सप्लाई मिलती है वो ओपन हो जाता है। एक एनओ स्विच होता है वो नॉर्मली ओपन ही रहता है हमेशा ही, लेकिन जैसे सप्लाई मिलेगी वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। बहुत अलग अलग जगह यूज में लेते हैं। यहाँ पर तो ये पुश बटन है, जैसे ही आप इसको दबाओगे ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन अभी तो क्या ये क्लोज है। देखो आपको दिखेगा पोजीशन मैंने क्लोज की बताई है। ये एनओ स्विच है, इसकी पोजीशन क्या दिखाई है मैंने, ऑफ की दिखाई है, यानी इसको आप दबाओगे तब ऑन होगा। ये थर्मल ओवरलोड रिले है, अभी बताता हूं इसका क्या काम है। और ये एनवीसी है, नो वोल्ट कॉइल। पर्सन आ जाए कि एनवीसी किस सिद्धांत पर काम करती है, तो क्या उत्तर होता है हमारा, चुंबकीय सिद्धांत पर। देखो क्या होता है, कैसे काम कर रहा है डीओल स्टार्टर, पूरा ध्यान से समझना। सप्लाई एनसी में आ गई, एनसी स्विच से बाद में चली गई थर्मल ओवरलोड रिले में, यहां तक इसका कांटेक्ट पूरा देखो, करंट यहां से आई, यहां से आई, इसका कांटेक्ट लगे हुए ना ये, ठीक है, यहां तक आ गई बस। अब देखना, अगर हम इसको दबा दें, एनओ को दबा दें, तो ये क्लोज हो जाएगा ना। क्लोज होते ही देखना करंट ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे होकर यहां तक पहुंच गई। कहां तक आ गई, एनवीसी तक। और एनवीसी को एक फेज तो डायरेक्ट दिए ही गए। देखो एनवीसी का सर्किट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही आप इस एनओ बटन को दबा दोगे, वैसे ही इस एनवीसी का सर्किट पूरा हो गया। और सर्किट पूरा हो गया मतलब इसको पूरी लाइन वोल्टेज मिल गई, और इसमें एक चुंबक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत की तुरंत। बटन दबाओगे, एनवीसी में क्या बन गया, चुंबक। चुंबक बनते ही ये लोहे का प्लंजर होता है, इसको अपनी तरफ खींच लेती है, ये एनवीसी खींच लेगी। खींचते ही क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्ट ऐसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे सारे कॉन्टैक्ट। तो मोटर को आर भी मिल गया, देखो वाई भी मिल गया, बी भी मिल गया। पहले नहीं मिल रहे थे, पहले तो ओपन थे कॉन्टैक्ट, पहले ओपन थे ना, तो मोटर को आर वाई भी मिल रहा था पहले, नहीं
लेकिन जैसे ही NO को दबा दोगे आप वैसे ही स्विच ऑन हो जाएगा और NVC चुंबक बनाएगी, इस प्लंजर को खींच लेगी, ये सारे कॉन्टैक्ट जुड़ जाएंगे, सारे के सारे, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, सारे कॉन्टैक्ट जुड़कर मोटर ऑन हो जाएगी। मोटर ऑन होगी हमारी, ठीक है। अब ये तो है भाई देखो पुश बटन, पुश बटन सबने देखा है, दबाओगे तब तक तो काम करेगा, छोड़ते ही वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। ये भी क्या एक प्रकार का पुश बटन है। आप इसको दबाई थोड़ी रखोगे, दबाकर रखोगे तब तक तो मोटर ऑन रहेगी, क्योंकि इस NVC का सर्किट पूरा हो रहा है, चुंबक बना रही है, इस प्लंजर को खींच रही है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ दोगे तो NVC तो चुंबक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका सर्किट ओपन हो गया, NVC का चुंबक बंद कर देगी तो प्लंजर को वापस छोड़ देगी, मोटर क्या हो जाएगी हमारी ऑफ हो जाएगी। इसी चीज से बचाने के लिए यहाँ पर NO स्विच से दो तारें निकाली गई हैं, जो कि किससे जुड़ी हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से। किससे जुड़ी है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से। अब क्या फायदा है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का, ध्यान से समझना, दोबारा से फिर से बता रहा हूं। इस बटन को आपने दबा दिया, NO बटन को दबा दिया, ये करंट ऐसे होकर आई, ऐसे होकर आई, NO बटन को आपने दबा दिया था तो इस प्रकार से होकर NVC का सर्किट पूरा हो गया था, प्लंजर को इसने अपनी तरफ खींच लिया था, ये सारे कॉन्टैक्ट जुड़ गए थे ऐसे। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ोगे NO को, वापस ऐसा का ऐसा जब होगा ना, तब देखो करंट कैसा सर्किट पूरा करेगी। करंट यहां से आएगी ऐसे होकर, अब वो यहां तो नहीं जा पाएगी क्योंकि आपने इसको छोड़ दिया है, ओपन हो गया वापस से, तो करंट अब ऐसे जाएगी, देखना ऐसे जाकर ये कॉन्टैक्ट पहले क्या हो गए थे, जैसे आपने इसको दबाया था ये कॉन्टैक्ट चिपक गए थे ना, तो करंट अब ऐसे सर्किट पूरा करेगी ऐसे। यानी भले ही आप इसको छोड़ दो NO स्विच को, लेकिन NVC का सर्किट तो पूरा होता रहता है। देखो आपने NO को छोड़ दिया, लेकिन जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसके द्वारा फिर भी सर्किट पूरा हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी का मतलब होता है मोटर को सहायता देने वाला, सॉरी स्टार्टर को सहायता देने वाला, जो कि सहायता देगा मोटर को चालू करवाने के लिए। सर ये प्लंजर के साथ नीचे हो जाएगा और क्या, तो ये प्लंजर मैंने कहां से स्टार्ट किया, प्लंजर मैंने यहां से जोड़ा है, प्लंजर भी इसने प्लंजर को खींच लिया NVC ने, तो ये कॉन्टैक्ट चिपक गए ना। आपने एक बार चिपकाने दे बस, उसके बाद जैसे ही आप NO बटन को छोड़ दोगे, सप्लाई देखो फिर ऐसे सर्किट पूरा करेगी अपना, तो NVC का चुंबक खत्म नहीं होगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट सारे के सारे चिपके रहेंगे, NVC अपना काम कर रही है, मोटर हमारी चल रही है। तो इस स्टार्टर के अंदर ना तो कोई करंट काम करने का कोई सोर्स लगा है, ना कोई प्रतिरोध लगा है, कुछ भी नहीं लगा। अब बात आती है कि अगर आपको इस मोटर को ऑफ करना है, भी हमने मोटर से काम लेना पर ले लिया, लोड उठाना था उठा लिया, मोटर को क्या करना है ऑफ। तो ऑफ करने के लिए इस बटन को दबाना है आपको, एक बार दबाना है बस, ओनली फॉर एक बार दबाना है, क्योंकि ये भी क्या है पुश बटन है। जैसे ही आप इसको दबा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे दबाओगे तो इधर चला जाएगा ना। अब क्या हो गया, ये NO बटन क्या हो गया, ऑफ हो गया। ऑफ होते ही देखो क्या होगा, फेज यहीं से रुक जाएगा, करंट यहीं से रुक जाएगी ना, यहाँ से सर्किट पहले पूरा हो रहा था, अब यहीं करंट रुक जाएगी, तो अब NVC का चुंबक क्या हो गया, खत्म। इसने प्लंजर को छोड़ दिया अपनी तरफ, वापस पहले की पोजीशन में चला गया ये प्लंजर, और अब आप NVC को छोड़ दो, पुश बटन है तो छोड़ दो, वापस चिपक जाएगा ये। क्या अब चिपकने से मोटर वापस चालू हो जाएगी, क्योंकि अब ये कॉन्टैक्ट ऊपर उठ चुके हैं। अब दोबारा से ऑन करना है तो एक बार तो इस NO को दबाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक बार इसका चुंबक बढ़वाना पड़ेगा आपको, तो वो एक बार चुंबक बढ़ेगा NO को दबाने से। तो प्रश्न पूछा जाए कि डीओ स्टार्टर में मोटर को ऑफ करने के लिए कौन सा पुश बटन दबाया जाएगा, या कौन से पुश बटन से काम लिया जाएगा, क्या कौन करता है मोटर को ऑफ सामान्य अवस्था में, NC बटन करता है। बच्चे इसका उत्तर NO देते हैं सारे स्टूडेंट, नॉर्मली ओपन है ना, नाम इसका ओपन है, तो क्या उत्तर देंगे वो, ओपन करना है मोटर को, ऑफ करना है तो नॉर्मली ओपन कर देगा। तो मोटर को ऑफ करवाने के लिए कौन सा स्विच होगा, NC स्विच। ये तो ऑन करवाने के लिए, ये ऑफ करवाने के लिए। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। फिर यहाँ पर लगी है THOR, थर्मल ओवरलोड। इसका क्या काम हुआ सुनो, ये प्रश्न मेट्रो के अंदर भी एक बार आया था। थर्मल ओवरलोड रिले क्या काम करती है, इसमें ना
दो पत्तियां होती हैं, जैसे एमसीबी में मैंने आपको बताया था ना, वैसे ही इसमें दो पत्तियां होती हैं, उसको अपने बोलते हैं थर्मोस्टेट। क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट। थर्मो माने उष्मा, स्टेट माने युक्तियां। दो उष्मा से चलने वाली युक्तियां हैं। नॉर्मली तो वैसे जुड़ी रहेंगी, दो पत्तियां होती है, सीधी सी बात है, दो पत्तियां हैं, एक तांबे की बनी है, एक लोहे की बनी है, मान लो। प्रश्न आ जाए थर्मोस्टेट में उपयोग में आने वाली दोनों पत्तियों में क्या अंतर रखा जाता है, तो याद रखना है रेखीय प्रसार गुणांक का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में तापमान का अंतर है, ये गलनांक बिंदु का अंतर है, या विशिष्ट प्रतिरोध का अंतर है, या चालकता का अंतर, वो जरूरी नहीं रखता। किसका अंतर होना चाहिए दोनों में? रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग होना चाहिए दोनों में। यानी मान लो लोहे की बनी है, ये मान लो तांबे की बनी है, मैं बात कर रहा हूँ थर्मल ओवरलोड रिले की। क्यों लगाई है हमने, ये महंगी आती है रिले, क्यों लगाई हमने? तो करंट ऐसे जा रही है, लोहे से होकर तांबे से होकर ऐसे जा रही है, मान लो, ठीक है। आपस में कोई सोल्डरिंग नहीं की दोनों की, ठीक है। लेकिन जैसे ही करंट का मान बढ़ेगा, हम कल्पना कर रहे हैं लोड बढ़ गया, मोटर पर क्या बढ़ गया? लोड बढ़ गया, मानिए करंट बढ़ गई। तो करंट जब बढ़ेगी इस प्रकार से, तो लोहे में से भी वो करंट जाएगी, वही करंट तांबे में से जाएगी। तांबे का लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक है अलग अलग। तांबे की पत्ती थोड़ी सी मुड़ जाएगी और मुड़कर अपना सर्किट ऑफ करवा देगी, ऐसे हो जाएगी तांबे की पत्ती। दोनों पत्तियां आपस में क्या हो जाएगी? दूर दूर हो जाएगी। दूर दूर होने से यहाँ इसका सर्किट क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो करंट जो पहले यहाँ से इस प्रकार आ रही थी, वहां से सर्किट ओपन हो गया। ओपन होते ही देखो यहीं से ओपन हो गया, तो एनवीसी को क्या सर्किट एनवीसी का पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो एनवीसी चुंबक बनाना बंद करेगी, प्लंजर को छोड़ देगी, छोड़ते ही मोटर क्या हो जाएगी? तो जैसे ही लोड बढ़ेगा उस कंडीशन में थर्मल ओवरलोड रिले काम करती है, ठीक है। फ्यूज हमने क्यों लगाई? कि कहीं मोटर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट में तो काम करते हैं फ्यूज। थर्मल ओवरलोड रिले भी काम करेगी, लेकिन उससे काम करने से पहले ही फ्यूज खराब हो जाएंगे। और लोड जब बढ़ता है तब फ्यूज काम नहीं करते, ये भी काम करेंगे लेकिन बहुत हाई करंट पर काम करते हैं। उससे पहले कौन काम कर जाएगा? DHOR। तो लोड बढ़ने पर ये काम करता है और शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज काम करते हैं। ये डियोल स्टार्टर का पूरा एक डायग्राम है। आ गया होगा समझ में आपको? ठीक है, लिखो अभी इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखने के लिए। लिखो पहला पॉइंट लिखो डीएल के अंदर, ये लिख लिया ना आपने 4 बिंदु, ये लिख लिया क्या? नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, एनवीसी और थर्मल ओवरलोड रिले लिख लिए। तो सबसे पहले आप एनओ लिखो, दोबारा से लिखो, सीधा एनओ लिख दो बस, एनओ। तो एनओ के अंदर लिखो यह सामान्य अवस्था में ओपन रहता है, यह सामान्य अवस्था में ओपन रहता है, परंतु इसे दबा देने पर यह क्लोज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एनओ में लिखना आपको दबा देने पर यह क्लोज हो जाता है, ठीक है। यह मोटर को ऑन करवाने के लिए उपयोग में आता है। यह मोटर को ऑन करवाने के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। दूसरा लिखो एनसी, नॉर्मली क्लोज। एनसी में लिखना यह सामान्य अवस्था में क्लोज रहता है, यह सामान्य अवस्था में क्लोज रहता है, परंतु इसे दबा देने पर यह ओपन हो जाता है, परंतु इसे दबा देने पर यह ओपन हो जाता है, दबा देने पर यह ओपन हो जाता है।
और सेकंड पॉइंट एनसी में क्या लिखोगे, मोटर को ऑफ करने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, मोटर को ऑफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा आगे वाला पॉइंट लिखना आप, थर्मल ओवरलोड रिले का लिख लो, THOR। यह एक ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करने वाली युक्ति है। यह एक ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करने वाली युक्ति है। ठीक है, इसमें THOR में आगे वाला पॉइंट लिखना इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट का मतलब बता देता हूं दोबारा फिर से। थर्मो का मतलब उष्मा, स्टेट का मतलब युक्ति, उष्मा पर चालन करने वाली युक्ति। नेक्स्ट पॉइंट लिखो THOR में, पॉइंट लगा लिखा और 1, 1.2.3 पॉइंट याद करने में आसानी रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट THOR में लिखो, थर्मोस्टेट में वे दो धातुएं, थर्मोस्टेट में वे दो धातुएं उपयोग में ली जाती है। वे दो धातुएं उपयोग में ली जाती है जिनका रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, जिसका रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि जो दो धातुएं यूज में ली जाती थर्मोस्टेट में, उनमें क्या अंतर होता है, तापमान का, चालकता का, विशिष्ट प्रतिरोध का, गलनांक बिंदु का या रेखीय प्रसार गुणांक का। तो क्या उत्तर दोगे? उसके बाद THOR में आगे वाला पॉइंट लिखो, यह लोड का मान बढ़ जाने पर कार्य करती है। यह लोड का मान बढ़ जाने पर कार्य करती है। यह लोड का मान बढ़ जाने पर कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लोड का मान बढ़ने से थर्मोस्टेट में लगी एक पत्ती मुड़ जाती है, जिसके कारण थर्मोस्टेट का परिपथ ओपन हो जाता है। तो जब THOR का परिपथ ओपन हो गया तो NBC में चुंबक बनना बंद हो जाएगा, तो मोटर अपने आप ही क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, है ना। एक पर्सन लिखो यहाँ पे, THOR में एक पर्सन लिखो, एक 3 फेज मोटर, क्वेश्चन है एक 3 फेज मोटर जो कि DOL स्टार्टर से चलाई गई, ओवरलोड हो जाने के कारण
जाने के कारण मोटर ऑफ हो गई। परंतु लोड का मान घटाने पर जब मोटर को पुनः स्टार्ट किया गया, लोड का मान घटाकर मोटर को पुनः स्टार्ट किया गया, तो भी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो भी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या कारण है? सप्लाई एक फेज है, सप्लाई का एक फेज है। फ्यूज उठ गया था। परिपथ ओपन। सप्लाई एक फेज की जा रही है। क्या कारण है बताओ, चलो कोई भी बताओ। लोड बढ़ने पर एक बार मोटर ऑफ करवा दी TO4 ने, लेकिन जब दोबारा स्टार्ट किया गया तो स्टार्ट नहीं हो रही। सर अन ऑफ हो गया था ये। एनो हो गया तो दोबारा दबा रहे हैं ना, ये तो बता रहा हूं मोटर को दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है, एनो को दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। इसकी एक पत्ती चल गई है। पत्ती सर उसकी TH4 के नीचे थी एक, वो मतलब जैसे ऊष्मीय प्रभाव के कारण, और जब वो ठंडी हो जाती है फिर वापस हो जाती है सही। वेरी गुड, शाबाश, ये कारण है। एक पत्ती मुड़कर नीचे हो गई थी ना, लेकिन जब वो तो तब हुई थी जब गर्म हो गई थी पत्ती, करंट बढ़ी, करंट बढ़ने से हीट बढ़ी, उसमें सिद्धांत पर काम किया, फिर वो पत्ती मुड़कर नीचे हो गई। लेकिन तुरंत ही आप उस मोटर का एनो दबाओगे ना लोड कम करके, तो एक बार लगभग 1-2 मिनट के लिए मोटर नहीं चलेगी, लेकिन जब पत्ती धीरे धीरे ठंडी होकर दोबारा वापस अपने आप जुड़ जाएगी वो। ठीक है ना, थर्मल ओवरलोडिंग आजकल के लिए तो ये बहुत पहले प्रश्न ऐसे बनते थे, आजकल तो अपने खुद दोबारा TH4 को दोबारा जोड़ देते हैं, दोनों पत्तियों को दोबारा जोड़ देते हैं, लेकिन पहले जो पत्ती थी वो अपने आप लगभग 50-60 सेकंड के बाद में अपने आप जुड़ जाती थी। तो प्रश्न आता था पहले IIT एग्जाम के अंदर ये बहुत बार कि मोटर को दोबारा स्टार्ट किया गया तो मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, क्या कारण है? क्योंकि TO4 की जो पत्ती मुड़ी हुई थी वो वापस जुड़ने में थोड़ा सा समय लेती है, इसलिए। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखना, देखो थर्मोस्टेट में लगी हुई जो पत्ती ओवरलोड के कारण मुड़ गई थी, ओवरलोड के कारण मुड़ गई थी, ओवरलोड के कारण मुड़ गई थी, वह वापस सामान्य स्थिति में आने के लिए कुछ समय लेती है। ठीक है, इतना बहुत है, आगे तो आप समझ गए कि जिसके कारण मोटर तुरंत स्टार्ट नहीं होगी, कुछ समय बाद दोबारा जब दोबारा इन बटन को दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगी। ये है देखो DOL स्टार्टर कंप्लीट है। कोई इसके अंदर सुरक्षा युक्ति तो लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर वैसे कोई प्रतिरोध वगैरह या वोल्टेज को कम करने का कोई सिस्टम इसमें नहीं है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दूसरा, अपने स्क्विल केज मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर लिखना आप। एक स्टार्टर तो कौन सा हो गया, ये तो छोटी मोटरों के लिए है ना। एक लिखो आप स्टार डेल्टा स्टार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये सबने आपने IT लैब में देखा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, है ना, और वहां खोलकर भी अपने को दिखाया जाता है, और स्टार और डेल्टा कैसे बन रहा है वो भी दिखाया जाता है। तो यहाँ मेरे पास स्टार्टर तो है नहीं, तो आपको तो सीधा जो समझने वाली बातें हैं, जो आने वाली बातें वही बता रहा हूँ, थोड़ा समझना आप। अच्छा, किस किस को नहीं पता स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, पूरा नहीं पता, तुम्हें पता है प्रदीप? नहीं पता ना आपको स्टार डेल्टा? स्टार डेल्टा पता नहीं है, है ना?
तो फिर आपको थोड़ा सा ये समझ में कम आएगा। इसलिए मैं 2-3 बातें बताऊंगा आपको, बस वो याद कर लो एक बार के लिए, तो आपको ये कम से कम स्टार्टर समझ में आ जाएगा। और जब स्टार डेल्टा कर्व करेंगे तो फिर आपको दोबारा जब इस पर पढ़ने के लिए आओगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखो स्टार और डेल्टा दो कनेक्शन होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बता रहा हूँ, पूरा विस्तार से सीखना है अपने को, लेकिन बाद में सीखेंगे, अभी लेसन नहीं आया है ये हमारा। स्टार और डेल्टा दो कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन किसके होते हैं? जैसे स्टेटर की वाइंडिंग में 3 वाइंडिंग करी अपने, कितनी वाइंडिंग करी? 3। तो उसके सिरे कितने मिले अपने को? बाहर 6 मिलते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर वाइंडिंग के सिरे हैं, ये मान लो 2 नंबर के हैं, ये मान लो 3 नंबर वाइंडिंग के। इसी प्रकार 1 नंबर के ये 2 नंबर के और ये 3 नंबर के। तो स्टार क्रम बनाया जाता है ऐसा, सब वाइंडिंग का एक एक सिरा तो कर लेते हैं शॉर्ट, बाकी कितने बच गए? उन 3 पे सप्लाई दे देते हैं या उनसे सप्लाई ले लेते हैं, तो वो तो बन गया स्टार कनेक्शन। जहां शॉर्ट किए उस पर दे देते हैं न्यूट्रल। मोटर है तो वहां न्यूट्रल दे देंगे, और कोई अल्टरनेटर तो वहां से न्यूट्रल ले लेंगे। ये होता है स्टार। डेल्टा में क्या काम किया जाता है, देखना ध्यान से। इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, और इसका सिरा ये सिरा इसका 1 2 3, और यहाँ 3 फेज दिए जाते हैं मोटर के अंदर, और कोई अल्टरनेटर होता तो वहां से 3 फेज अपने ले लेते हैं। ये कौन सा कनेक्शन है? डेल्टा। ये कौन सा है? स्टार। स्टार और डेल्टा में बहुत अंतर है। एक ही वाइंडिंग थी, मतलब 3 वाइंडिंग थी, उसी को आप स्टार बनाते हो, उसी को आप क्या बना सकते हो? डेल्टा। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। स्टार जब कभी बनाते हो आप, उस कंडीशन में क्या होता है, अभी के लिए इतना याद कर लो कि वोल्टेज कम मिलती है। स्टार में वोल्टेज क्या मिलती है? कम। लगभग आधी मान लो, एक बार के लिए आप ये मान लो लगभग आधी वोल्टेज। भी अपने पास 3 फेज की मोटर है, और अपने जैसे पता है अपने आसपास जहां कहीं भी आप 3 फेज की मोटर को सप्लाई दोगे, तो 3 फेज की मोटर कितने वोल्टेज पर काम करने वाली होती है? 400 वोल्ट। कितने वोल्टेज पर? 400 वोल्ट। लेकिन आपने उस मोटर को स्टार क्रम में जोड़ दिया, स्टेटर की वाइंडिंग थी ना, उसके टर्मिनल बाहर आ गए, उसको आपने स्टार क्रम में जोड़ दिया, तो लगभग आधी वोल्टेज उस मोटर पर जाएगी। 400 की आधी कितनी होगी? लगभग 200 वोल्ट जाएगी। तो वोल्टेज हमने क्या कर दी? कम कर दी। वोल्टेज कम होने से मोटर की जो स्टेटर वाइंडिंग वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। और जब मोटर एक बार स्टार्ट हो जाती है, और मोटर पूरी स्टार्ट हो गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस उसमें बढ़ गया लगभग मान लो 1-2 मिनट के पश्चात में, उसके बाद मोटर को एक हैंडल होता है, पहले स्टार में करते हैं हैंडल को, बाद में किस में कर देते हैं? डेल्टा में। डेल्टा में जितनी वोल्टेज आ रही होती है वो पूरी की पूरी मिलती है, फिर मोटर नहीं चलेगी हमारी। तो एक बार के लिए वोल्टेज को घटाने के लिए मोटर को किस क्रम में चलाया जाता है? स्टार। और जब मोटर चल जाती है उसके बाद किस में चलाते हैं? डेल्टा में। स्टार में चलाने से क्या लाभ है? वोल्टेज क्या मिलती है? कम। वोल्टेज कम मिलती है तो हमारी मोटर की जो स्टेटर वाइंडिंग है वो खराब नहीं होगी, ठीक है। और बाद में जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तब वापस किस में जोड़ देंगे? डेल्टा में, क्योंकि हमें उससे पूरा काम करवाना है, लोड उठाना है पूरा, तो फिर अपने उसको डेल्टा में जोड़ देंगे। ये है स्टार डेल्टा का कुछ बेसिक सी बातें। बहुत कुछ है स्टार डेल्टा के अंदर, ये तो आपने समझो भी 0.1% भी नहीं सीखा स्टार डेल्टा का, अभी बहुत कुछ सीखने के लिए अपने पास में है। तो इसमें क्या होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में कि वाइंडिंग के जो 6 सिरे हैं ना, स्टेटर वाइंडिंग के जो 6 सिरे हैं, वहां से 6 तारें बाहर निकाल कर, और एक स्टार्टर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसमें अब मेरे पास है नहीं, वरना आप अपने मोबाइल के अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंस्ट्रक्शन निकाल के देखना, उसमें 6 जो तारें हमने स्टेटर से निकाली है ना, वो स्टार्टर में जोड़ देते हैं। जैसे ही आप उसको स्टार में करते हो तो ये तारें इस प्रकार से जुड़ जाती हैं स्टेटर की, अपने आप ऐसे जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। अब स्टार्टर पड़ा होता मेरे सामने तो मैं 1 सेकंड में आपको समझा देता, और जब दोबारा से उस हैंडल को आप डेल्टा में करोगे तो वापस वो डेल्टा में इस प्रकार से जुड़ जाएगी। तो स्टार डेल्टा में करने का बेनिफिट क्या मिला? स्टार में करोगे तो वोल्टेज कम मिलेगी, और डेल्टा में करोगे तो वोल्टेज पूरी मिलेगी। पहले किस में चलाएंगे? स्टार में। और याद रखना, चलो ठीक है, मैंने वैसे आपको आधा बता दिया, 400 वोल्ट का आधा, लेकिन एग्जैक्ट होता है 1.732, यानी जितनी वोल्टेज आप दे रहे थे ना उसका इतना हिस्सा मिलती है बाद में वोल्टेज स्टार क्रम के अंदर। यानी 400 में इसका भाग लगा देना, लगभग 231 या 230 के आसपास आ जाएगा,
इतनी वोल्टेज मोटर को शुरू शुरू में मिलती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज का अंडर रूट तीसरा हिस्सा, क्योंकि अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। बस यही है मेन तो बात। स्टार डेल्टा स्टार्टर भी कई प्रकार के आते हैं। एक तो आता है मैन्युअली या हस्तचालित, जो हाथ से स्टार में करते हैं, और जब मोटर लगभग स्टार्ट हो जाती है हमें पता चलता है कि 1-2 मिनट होगी मोटर चलते हुए, उसमें उसको स्टार में करके छोड़ दो, स्टार में चल गई मोटर, 1-2 मिनट होगी, फिर उसको उठाकर जल्द स्पीड से किस पे कर दो, डेल्टा पे कर दो। ठीक है, तो वो मोटर चल जाएगी। वो तो हो गया मैन्युअली। और एक आता है सेमी ऑटोमेटिक आता है, अर्ध स्वचालित। उसमें स्टार तो हम बनाते हैं और डेल्टा अपने आप हो जाता है, उसमें रिले लगी होती है। और एक आता है पूरा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मोटर का ऑन बटन दबाना है, अपने आप स्टार बनेगा, उसमें टाइमर रिले लगी होती है, और 1-2 मिनट के बाद मोटर अपने आप ही डेल्टा में हो जाएगी। पहले अपने आप स्टार में, अपने आप डेल्टा में, वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर मैन्युअली तो आप सबने देखा होगा मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल लैब के अंदर, और उसको खोल कर भी देखा होगा। ठीक है, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने स्टार्टर पूरा खोल कर बताया था। उसमें ना ऐसा वो सिस्टम होता है, ऐसे ना पत्तियां होती हैं, ऐसे 6 होती हैं। अब मेरे कन्फर्म याद नहीं आ रहा भी, इसमें अपने ही रहते हैं फेज वगैरह, ऐसे ना शॉर्ट भी की जाती है। ये शॉर्ट होने पर स्टार करंट बनता है, और इसमें सप्लाई देने से ये डेल्टा करंट बन जाता है। ऐसा वो सिस्टम होता है। बाकी आप डायग्राम थोड़ा सा बुक में से देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिख लो बस, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में लिखो, यह स्टार्टर मोटर को प्रारंभ में स्टार में चलाता है। यह स्टार्टर मोटर को प्रारंभ में स्टार में चलाता है। स्टार क्रम लिख सकते हो, वो बेहतर है, स्टार क्रम में चलाता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखना आप, स्टार क्रम में चलाने के कारण मोटर को लाइन वोल्टेज का 1/√3, लाइन वोल्टेज का 1/1/√3, लाइन वोल्टेज का 1/√3 वोल्टेज मिलती है। ठीक है, जिसके कारण स्टेटर वाइंडिंग में स्टार्टिंग धारा घट जाती है। जिसके कारण स्टेटर वाइंडिंग में स्टार्टिंग धारा घट जाती है। नेक्स्ट लिखो आप, जब मोटर 75% गति प्राप्त कर ले, जब मोटर 75% स्पीड गति प्राप्त कर ले, तो मोटर को डेल्टा क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये बात है। अब ये तो लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर भी कई प्रकार के आते हैं। एक मैनुअली आता है, एक सेमी ऑटोमेटिक आता है, एक ऑटोमेटिक आता है। ठीक है ना। ऑटोमेटिक में क्या लगी हुई, टाइमर रिले, थोड़ा सा दिमाग में रखना। ऑटोमेटिक में टाइमर रिले लगी होगी, उसमें टाइम पहले डिसाइड कर दिया जाता है, 2 मिनट 3 मिनट के बाद में अपने आप डेल्टा में जाती है, अपने आप स्टार में, अपने आप डेल्टा में। ठीक है, बस ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। और एक लिख लो आप, तीसरा स्टार्टर लिख लो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर।
ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ये स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है ना, ये लगभग 5 एचपी से 20 एचपी तक की मोटर को चलाने के लिए उपयोग में आता है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 एचपी टू 20 एचपी, 5 एचपी से 20 एचपी तक की मोटर को चलाते हैं स्टार डेल्टा से। और 20 एचपी से अगर मोटर बड़ी है, फिर वोल्टेज का मान आप जितना रिड्यूस करना चाहते हो उतना रिड्यूस हो जाता है, लेकिन मोटर की एचपी ज्यादा है तो करंट उसके कारण ज्यादा चलती है। तो फिर करंट को कम करने के लिए तीसरा स्टार्टर आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। पहली लाइन इसमें आप ये लिखना कि 20 एचपी से अधिक की मोटर को, ये स्क्विरल केज मोटर की बात कर रहे हैं, 20 एचपी से अधिक की मोटर को स्टार्ट करवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 20 एचपी से ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। लाइन तो इसमें बस एक ही है जो आपने लिखी है इंपॉर्टेंट, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको तुरंत अभी समझ में आ जाएगा सारा कुछ कि क्या करते हैं इसमें। इसमें क्या काम करते हैं, जैसे ना इस प्रकार से ये 3 ऑटो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, इनमें से टेपिंग निकाली होती है ऐसे। ठीक है, यहाँ फेज दे देते हैं अपने, आर फेज है, ये वाई फेज है, ये मान लो बी फेज है, और हमारी यहाँ पर ये मोटर है। ठीक है, ये मोटर है, मोटर को स्टार क्रम में जोड़ दिया जाता है सीधा ही। अब क्या काम करते हैं, शुरू में टेप लेते हैं कम। इसमें क्या होता है कि एक इसमें भी हैंडल होता है। ठीक है, हैंडल को जब मान लो किसी एक पोजीशन में करते हो तो टेप कम यूज में आते हैं। टेप कम होंगे तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आपको पता है टेप अगर कम होते हैं तो वोल्टेज क्या मिलती है, कम मिलती है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद टेप और बढ़ा देंगे, और जब मोटर पूरी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद टेप को पूरी कर देंगे, यानी कि इससे ऑटो ट्रांसफॉर्मर को सर्किट से बाहर कर देंगे। सीधी सी बात यही है कि ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ये वोल्टेज को कम कर रहा है। ठीक है, ये उससे भी ज्यादा कम कर रहा है वोल्टेज को। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर था ना, वो तो बस फिक्स था कि 400 वोल्ट आप दे रहे हो तो 230 वोल्ट तक घटाएगा, ये उससे भी कम घटा सकता है, क्योंकि बड़ी एचपी वाली मोटर होगी उसमें करंट तो वैसे ही स्टार्टिंग बहुत चलती है, और स्टार्टिंग करंट को हमें बहुत कम करना है, तो फिर किसका यूज में लेते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, बस एक लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी बुक में से पढ़ लेना। जो मैंने बात बताई है आपको कि इसमें टेपिंग लगी होती है, इसमें एक हैंडल होता है, जब हैंडल को आप एक तरफ घुमाते हो तो टेप कम यूज में आते हैं, तो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेती है तो हैंडल को नीचे की तरफ कर देते हैं, जिससे ये पूरी की पूरी वाइंडिंग काम में आती है और मोटर को पूरी वोल्टेज मिल जाती है। ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर की कार्यप्रणाली है ना। हमसे कोई कार्यप्रणाली पूछेगा नहीं, तो बस एक लाइन जो लिखी है आपने वो बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्टर लिखोगे आप, 2-3 लाइन छोड़ देना, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। ये केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए, ये सभी हमने जो अब तक पढ़े थे स्क्विरल केज के लिए थे, लेकिन अब जो है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, ये केवल और केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर स्टार्टर में मुख्यतः जो प्रश्न बनता है ना अपने कंपटीशन में, वो डीओल से ज्यादा बनने का चांस है या स्टार डेल्टा से बनने का चांस है, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, क्या नाम लिखा, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। अब आपको नाम से पता चल गया कि ये कौन सी मोटर को चलाएगा, केवल और केवल स्लिप रिंग मोटर को। इस स्टार्टर में क्या होता है, प्रतिरोध लगे होते हैं, क्योंकि वोल्टेज को कम करना। देखो डीओल में वोल्टेज को कम करने का कोई सिस्टम नहीं है। स्टार डेल्टा में क्या सिस्टम है, मोटर को हम पहले किसमें चलाते हैं, स्टार कनेक्शन अपने आप वोल्टेज को कम कर देता है। फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर था, वो भी वोल्टेज को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में क्या काम करते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। स्लिप रिंग मोटर जो स्टार्टर है, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, ठीक है,
इसमें क्या होता है समझना थोड़ा। ये अपनी मोटर है स्लिप रिंग वाली, ठीक है, उसमें ये रोटर है। रोटर में वाइंडिंग होती है क्या स्लिप रिंग मोटर के? होती है ना वाइंडिंग। 3 स्लिप रिंग जुड़ी होगी, वो 3 स्लिप रिंग से 3 सिरे बाहर, ये तो स्टेटर है हमारा, ठीक है, ये स्टेटर है, और इसके अंदर भी 6 तारें बाहर आएंगी। 6 तारें बाहर नहीं, मतलब 6 तारें हैं, उनमें 3 स्लिप रिंग जोड़कर 3 तारें बाहर लेके आते हैं रोटर में से, और इनमें अपने क्या जोड़ देते हैं? स्लिप रिंग तो जोड़ेंगे, प्रतिरोध जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं अपने? प्रतिरोध। तो ये जो प्रतिरोध जोड़ा है ना हमने, ये स्टार्टर के अंदर ही होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध कोई मोटर में नहीं लगा होता। प्रतिरोध कहाँ होते हैं? स्टार्टर में लगे होते हैं प्रतिरोध। और अपने प्रतिरोध क्यों जोड़ा है? टॉर्क बढ़ाने के लिए। तो ये प्रतिरोध अपने एक्स्ट्रा से यहाँ जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ा है हमने प्रतिरोध? रोटर में जोड़ा है। तो थोड़ा सा सीखने वाली और समझने वाली बात ये है कि प्रतिरोध तो हमने जोड़ा है रोटर में, ठीक है, लेकिन करंट ज्यादा किसमें चल रही थी? स्टेटर में। तो समझने वाली बात ये है कि रोटर में प्रतिरोध जोड़ देने के कारण कैसे ये स्टेटर वाइंडिंग को बचा लेता है या स्टेटर वाइंडिंग की करंट को कम कर देता है, जबकि हमने यहाँ प्रतिरोध कुछ नहीं जोड़ा। अगर यहाँ प्रतिरोध जोड़ देते तो इसकी करंट को कम कर देता, स्टेटर की करंट को, जो कि हमें कम करनी थी। लेकिन प्रतिरोध कहाँ जुड़े हैं? तो पूछा भी जा सकता है कि स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में प्रतिरोध किसके साथ जुड़े होते हैं? तो रोटर के साथ जुड़े होते हैं, स्टेटर के साथ में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा। तो थोड़ा सीखने वाली बात है। दीपक कुमार बता सकते हो क्या कि हमने रोटर के साथ प्रतिरोध जोड़ा है, स्टेटर के साथ प्रतिरोध नहीं जोड़ा, लेकिन फिर भी मोटर हमारी चलती नहीं है। वो क्यों नहीं चलती है? जबकि स्टेटर में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं लगाया, स्टेटर में वोल्टेज पूरी दे रहे हैं, स्टेटर में कोई प्रतिरोध भी नहीं लगाया, तो क्या स्टेटर वाइंडिंग चलनी चाहिए थी ना हमारी? उच्च धारा के कारण, क्योंकि प्रारंभ में धारा उच्च चलती है लेकिन फिर भी नहीं चलती। तो क्या कारण है? गुरप्रीत बता सकते हो? ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया हो रही है सर इसमें। अच्छा, जैसे रोटर के साथ प्रतिरोध जुड़े हैं, हाँ जी। जिससे ये रोटर की धारा कम होगी, जिसके कारण ये स्टेटर की धारा कम हो जाएगी। शाबाश। होता क्या है, आपने रोटर के साथ जोड़ दिए प्रतिरोध बहुत सारे, तो रोटर में करंट चलेगी क्या? शुरू में रोटर में करंट नहीं चलेगी ना, क्योंकि रोटर में प्रतिरोध जोड़ दिए। तो याद करो ट्रांसफॉर्मर क्या था? शून्य लोड पर जब आप इसमें सप्लाई दे देते थे और यहाँ पे लोड नहीं लगाते थे, सेकेंडरी वाइंडिंग में तो करंट चलती थी क्या? सेकेंडरी में तो प्राइमरी में कितना परसेंट चलती थी? 2% से 5%। यानी अगर आप यहाँ लोड नहीं लगाते हो तो करंट नहीं चलती थी, और करंट नहीं चलती तो यहाँ पर भी करंट चलती थी, तो 2% से 5% ही थी, है ना। अब यहाँ पर आपने इतने सारे प्रतिरोध लगा दिए कि इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर यानी रोटर में करंट नहीं के बराबर है। तो यहाँ करंट नहीं है तो आपको पता है स्टेटर में भी करंट नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत पर ही तो काम कर रहा है सारा का सारा। ट्रांसफॉर्मर ही एक प्रकार का, यहाँ बस घूमने वाली एक युक्ति लगा दी रोटर। तो यहाँ करंट नहीं है, इसका मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट नहीं है। जब यहाँ नहीं है तो अपने आप यहाँ करंट अपने आप ही कम हो जाएगी, तो करंट कम होगी ना, मोटर बच गई हमारी। तो ये काम करता है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। लिख लो इसके अंदर, लिख लो, यह मोटर केबल है, यह स्टार्टर केबल, यह स्टार्टर केबल है स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए, यह स्टार्टर केबल स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग लिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, इस स्टार्टर में रोटर के श्रेणीक्रम में, रोटर के श्रेणीक्रम में उच्च मान के प्रतिरोध जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो,
स्टार्टिंग प्रतिरोध उच्च होने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क भी उच्च रहता है। स्टार्टिंग प्रतिरोध उच्च होने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क भी उच्च रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्योंकि रोटर में स्टार्टिंग प्रतिरोध अधिक लगा हुआ है, इसलिए रोटर करंट का मान अति निम्न होता है। इसलिए रोटर करंट का मान अति निम्न होता है, बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रोटर करंट का मान कम होने के कारण स्टेटर करंट का मान भी कम होता है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नो लोड पर, ब्रैकेट में लिखना ये बात, नो लोड पर ट्रांसफॉर्मर की तरह, नो लोड पर ट्रांसफॉर्मर की तरह। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना अंतिम, कि जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेती है तो स्टार्टिंग प्रतिरोध को परिपथ से बाहर, स्टार्टिंग प्रतिरोध को परिपथ से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रतिरोध यूरेका या मैग्नीम के बनाए जाते हैं, प्रतिरोध यूरेका या मैग्नीम के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ इसमें भी एनवीसी लगी होती है, सारा सिस्टम होता है, NCNO कॉन्टैक्ट भी होते हैं इसके अंदर। तो ये हो गए स्टार्टर पूरे। तो आज तो अपनी इतना ही पढ़ेंगे, कल अपने इस मोटर के इस लेसन के अंदर कुछ एक सर्किट है, जैसे प्लगिंग सर्किट है, इंचिंग सर्किट है, और 2-4 सर्किट और है वो पढ़ेंगे, और छतियां पढ़ेंगे, और मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो कौन कौन सी विधियां वो पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कल ये लेसन खत्म हो जाए। ठीक है।